चल, तो अभी तक हमने देखा रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर की बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि भैया किसी भी वायर का अगर देखा जाए तो थ्रू आउट द अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर देखा तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। अगर मैंने मान लो किसी ए एरिया का एक वायर ले लिया और इसका लेंथ क्या है, एल है, ठीक है, तो उसको हम अगर रिकास्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है कि उसके जो मेल्ट कर रहे हैं या रिकास्ट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम उस वायर की या तो हम एरिया को घटा रहे हैं, मतलब क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया प्रतिच्छेद क्षेत्रफल कम कर रहे हैं, या फिर हम उसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं। सपोज करो अगर मैं चाहता हूं किसी भी वायर का, भी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि भैया ये वायर है, मान लो इसकी जो अभी क्या है एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो ए है, ठीक है, और इसका एक लेंथ भी है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं इस वायर को क्या करूं, एक तरह से लंबा कर दूं। तो अगर मैं लंबा करूंगा तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा इसका कम हो जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से अगर कहा जाए कि वायर का अगर फिजिकल कंडीशन अगर हम चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या है कि एक तरीके से लेंथ चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, या फिर हम चेंज कर रहे हैं किसी का इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उस समय क्या होता है रेजिस्टिविटी कहीं ना कहीं क्या होती है बेटा, हैम्पर करती है, मतलब कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी चेंज होती है। बात समझ आ रहा है? तो इसी को अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि मेटल का रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर, हर आपको पता है कि जो कंडक्टर होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो मेटल्स ही होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट आर दे रियली गुड? Are all metals are really good conductors? No. So basically हर मेटल क्या होता है गुड कंडक्टर नहीं होता है। इसके लिए अगर देखा तो आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है और वो टेबल जो है येलो कलर में दिया हुआ है, तो आप उस टेबल को रीड कर सकते हैं और उस टेबल में आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से हर एक मेटल का जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। बात समझ रहे हो? तो अगर देखा जैसे कॉपर का वायर, तो कॉपर में क्या आता है एक तरीके से आपका वहां पे जो अगर रेजिस्टेंस है कॉपर का वो रेजिस्टिविटी अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है, और सबसे ऊपर आपको दिया होगा वो होगा सिल्वर का। तो एक तरीके से सिल्वर क्या है, एक तरह से बेस्ट बेस्ट कंडक्टर क्यों कहा गया है, बिकॉज़ सिल्वर जो है वो बहुत ही लेस रेजिस्टेंस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या है, एक तरीके से सिल्वर जो है हीट का भी अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, और सिल्वर जो है एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का भी एक अच्छा कंडक्टर है। लेकिन आपको पता है कि सिल्वर हम क्यों नहीं यूज कर सकते, एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि दो डायग्राम बनाए हैं, तो एक डायग्राम में क्या है भैया, यहाँ पे ये मान लो ओरिजिनल वायर है, यही है ना, मेरा दोस्त कबाड़ी वाला याद है, मैंने क्या किया था उससे चलते चलते है ना कहीं जाता हूँ मैं, है ना, ढेर सी बात है, और रुक के मैंने क्या किया, इधर देखा फिर उधर देखा फिर नीचे देखा फिर ऊपर देखा, कोई नहीं था, मैं क्या किया वो रॉड उठा लिया, कहाँ ले आया घर, और घर लाने के बाद क्या किया मैंने उस मेटल को, उस रॉड को मैंने पिघलाया बड़े प्यार से, है ना। तो जब मैं पिघला रहा था तो मेटल जो है वो काफी ज्यादा क्या हो रही थी, एक तरीके से रो रही थी, है ना, आंसू निकल रहे थे ऐसा करके। तो कहने का मतलब इस तरीके से कहा जाए कि जो मेटल है वो ऐसा क्यों करते हैं, जनरली ऐसा क्यों होता है, बेटा आपको पता है थर्मल एक्सपेंशन एक प्रॉपर्टी है, हां वेट पर होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, मेटल के बारे में। अब इसको मैंने क्या किया, एक तरफ से इसका लेंथ जो है बढ़ा दिया, मैंने इस बात बोला कि इसी छोटी सी डंडी को मैं बड़ी डंडी में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, जादू की छड़ी तो है नहीं, मैंने क्या किया इसको आराम से गर्म किया, जब गर्म किया तो क्या किया मैंने इसको जो है पहले इसका एरिया जो है इतना ये इतनी मोटी वायर थी, अब मैंने क्या कर दिया इसका लेंथ बढ़ा दिया लेकिन एरिया कम कर दिया, मतलब वायर क्या कर दी मैंने पतली कर दी। इस वजह से क्या हुआ कि ये वायर में जो पहले क्या थी, ये देखो ये जो ये क्या है सारे प्रोटॉन्स है, क्या है, और हर प्रोटॉन्स के पास आपके पास क्या होता है पता ही है आपको, हर प्रोटॉन्स होता है वो एक तरीके से जहां प्रोटॉन्स होगा वहां इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तभी तो अगर ये अनचार्ज मेटल होगा, अगर कोई अनचार्ज बॉडी होगी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे यानी पॉजिटिव चार्ज की जितनी संख्या होगी उतनी ही नेगेटिव चार्ज की भी संख्या होगी, तभी तो क्या होगा वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो इन सबके पास कहीं ना कहीं क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। बात समझ आ रहा है? तो एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहां से भेज रहा हूं, ठीक है, सपोज करो, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन भेजूंगा तो ये जाएगा तो कितने से टकराएगा, 4 से टकराएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके रास्ते में, 4 प्रोटॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे इसके रास्ते में, फीड करेंगे। और इसके यहां पे अगर देखा जाए यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता है, यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन तो ये 8 से टकराएगा। यानी कि हमें यहां से पता चल गया कि अगर कभी भी हम लेंथ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक तरीके से कहीं ना कहीं जो लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन अगर इस वायर से गुजरेगा तो नंबर ऑफ हिंड्रेंस की संख्या अब हमने बढ़ा दी, क्योंकि हमने उसकी लेंथ बढ़ा दी। लेंथ बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका कोलिजन अब ज्यादा होगा, रास्ते में कोलिजन ज्यादा होगा। ये बात समझ आए? तो इसी वजह से यहां लिखा है इन द डायग्राम शोन अ मेटालिक वायर हैज बीन टेकन whose length is L and cross section area is A। फिगर 1 में यही है। अगली चीज देखा जाए रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर, आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस
बढ़ जाती है। कब? अगर किसी का लेंथ जो है हम बढ़ा देते हैं। अभी मैंने बात किया इसके बारे में। तो अगर लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दूसरी चीज अगर देखा जाए रेजिस्टेंस किसी मेटेलिक वायर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। अब क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया? एक हीरे को काटते हैं तो एक हीरे को काटते हैं तो क्या निकलता है? एक ऊपर जो प्लेन निकलता है तो क्या होता है? वो हीरे का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है आपको समझ आ गया? ठीक है, ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो गोलाई है यही क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने अभी क्या बोला? अगर मैंने एरिया घटाया, अगर लेंथ बढ़ा तो एरिया घटेगा, ये बात तो तय है, क्योंकि भैया वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ पे मेटल की वॉल्यूम सेम रहेगा तो कहने का मतलब क्या? अगर लेंथ बढ़ा दिया मैंने तो एरिया ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जब एरिया कम होगा तो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। किसी के कम होने से कोई बढ़ जाए, है ना? किसी के कम होने से कोई बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या कहेंगे वहां पे? रिश्ता कैसा है ना? नहीं, आस्तीन के साथ वाला तो है ही है। मैं क्या कर रहा था यहाँ पे? इस तरह से कह रहा था मैं, ये एक ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि क्या कह सकता हूं मैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिश्ता है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि अगर तुम बढ़ो मैं घटूंगा, तुम घटो मैं बढ़ूंगा, ये उल्टा है। समझ रहे हो मेरी बात? इस तरह से अगर कहा जाए, इस तरह से अगर कहा जाए कि रेजिस्टेंस होता है किसी मेटालिक वायर का, वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। क्या ये बात समझ आ रही है? नहीं, बहुत अच्छे से समझ आया कि अगर मैं एरिया बढ़ा दिया, देखो बेटा, अगर मैं एरिया बढ़ा दिया, एरिया अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया अगर घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये दो केस आपको जीवन में याद रखना चाहिए, ठीक है? बात समझ आ रही है? अब देखो यहाँ पे ये दो इक्वेशन हमने क्रिएट कर लिया। पहला इक्वेशन क्या है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का चिन्ह होता है। किसी भी धातु के मतलब कहने का मतलब क्या है? जो चालक होता है अगर उसकी लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, और लंबाई घटा दो तो प्रतिरोध घट जाएगा। देखो बेटा, यहाँ लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे लेंथ घटी, रेजिस्टेंस भी घट गया, आया ना? तो यही बात यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी मैं रेजिस्टेंस अगर किसी मेटालिक वायर की अगर मैं बढ़ा देता हूं तो क्या होगा वहां पे? सॉरी, कभी भी लेंथ अगर किसी मेटालिक वायर की बढ़ा देता हूं तो वहां पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? तुम बढ़ोगे मैं भी बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा तो तुम भी बढ़ोगे, और तुम घटोगे तो मैं भी घटूंगा, ठीक है? बात समझ आ रहा है? तो इस तरह से अगर कहा जाए ये आपका टोटल रेजिस्टेंस जो है ये दो बातों पे डिपेंड करता है। ये दोनों बात समझ आई? इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया और इसको मान लिया कि भैया अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a लिखते हैं। बात समझ आ रहा है? तो ये R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। बात समझ आ रहा है? बहुत अच्छे। फ्रॉम इक्वेशन 1 is 2 अब मैं ये और ये दोनों की बात करता हूं। तो यहां पे क्या है? R इज, अब एक नया चीज निकल आया कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अरे हां बिल्कुल, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A but R is directly proportional to L। अगर इन दोनों को क्लब करता हूं, दोनों को मिला देता हूं, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लाना पड़ेगा मुझे। अभी ये इक्वल टू का साइन जब आएगा तो एक तरीके से कहने का मतलब क्या है कि ये जो है आपका ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो चिन्ह था ना वो एक तरीके से हटेगा, और ये हटने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसे हटाने के लिए मुझे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लेके आया है, इसका नाम है रो। क्या बोला मैंने? रो। आपको रोना नहीं है, मैंने क्या कहा? रो। रोना का मतलब क्या है? रोना नहीं है, वाला रोने वाला नहीं है, इसको हम पढ़ते रो हैं। क्या पढ़ते हैं? रो। ध्यान रखना। तो रो इनटू L अपॉन में A। ये होते हैं, इसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इस रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? और इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्यों? हर मेटल की कुछ ना कुछ क्या होती है? अपनी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है। जैसे कि मैंने कहा, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, कॉपर की रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, ऐसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग है, कॉपर की अलग है, एल्यूमीनियम की अलग है। बात समझ आया क्या? तो इसीलिए दैट इज व्हाई हम अगर मैं देखूं कि आयरन के क्यों नहीं लेते वायर, हम देखते हैं कि हम सिल्वर का क्यों नहीं लेते, तो सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। एल्यूमीनियम की वायर ली जाती है, जितने भी अपने जो सप्लाई होती है हमारे यहाँ, जितने भी जैसे हमारे जो विद्युत वाले हैं, जो हमारी कंपनियां हैं BSES, जैसे दिल्ली में BSES है, टाटा है, यमुना है, ये सब अगर देखा जाए तो इस तरह का ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पे क्या होगी? कॉपर भी लिया हुआ है,
क्या लिया, एल्यूमिनियम का लिया। और वो भी एल्यूमिनियम की वायर को अगर देखा जाएगा तो आपको मल्टीपोल्ड होते हैं वो। मल्टीपोल्ड मतलब एक देखते हो आप, मोटी वायर होती है काफी, है ना। क्यों होती है मोटी भैया? अगर पतली वायर लेंगे तो क्या होगा, पता है ना कि मेटल में जब भी कभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट फ्लो होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं क्या होता है, एक हीट जनरेट होता है। और अगर हीट जनरेट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एक टाइम में वायर बेंड होगा, और बेंड होने के बाद क्या होगा, एकदम से वायर टूट जाएगा, शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं बढ़ जाएगी। क्या बात समझ आ रहा है? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे R का जो है ना, R is equal to rho into L upon में। This will be the formula of specific resistivity you can say, और यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी मैंने बोला रेजिस्टिविटी किसे कहेंगे, इस रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब इसका यूनिट होता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। अच्छा एग्जाम में ना पूछे, जाहिर सी बात है, मैं आपको ज्यादा लेंथी लेक्चर कराता हूं, है ना, जो एक है ना, तो कहते हैं कि जब कोई चीज रम के बनाते हैं ना, उसका स्वाद भी बड़ा रम के होता है ना। तो एक बात बताता हूं मैं क्यों ऐसे मैं पढ़ाने का मेरा रीजन क्या है कि मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताता हूं। बेसिकली मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि आप लोग क्या है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके किसी एंट्रेंस में बैठने वाले हैं, और अगर आप एंट्रेंस में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है रेलवे का पेपर दे दिया या किसी का दिया, तो बेटा जी ध्यान सुनना, इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही बढ़िया है। आप भरोसा नहीं करोगे, अभी मेरा भी एग्जाम था, मैंने रेलवे में अगर देखा तो केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन थे, फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे कंपल्सरी थे। ये नहीं कि 100 में से 90 क्वेश्चन उसी के थे, नहीं, हम मेजॉरिटी देखते हैं। जैसे कि आपका सिलेबस होता है ना, डिजाइन होता है, तो सिलेबस डिजाइन होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स कौन सा केमिस्ट्री ले रही है, फिजिक्स ले रहा है, या है ना सेगमेंट में बांटा जाता है। तो ऐसे ही नंबर क्वेश्चन क्या थे, अगर साइंस वाले क्वेश्चन में, तो इनमें केमिस्ट्री के ज्यादा थे और सारे 10 लेवल पे ही होते हैं। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को इस तरह से कम से कम मैं बता तो दूं, एटलीस्ट जब बच्चा कभी जाके बैठे तो वहां पे उसको पता चले कि यार हमने सुना है ये बात, कान में आज पढ़ी है ना, सुना है ये बात, गुरुजी ने बताया था ये बात। तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज थोड़ा भी अगर याद रहा तो वहां पे ऐसा नहीं लगेगा कि दूसरे अजनबी। जैसे आपको देखते होंगे, अगर कोई भले ही कोई ऐसा व्यक्ति मुझे स्नैपचैट वगैरह नहीं यूज करता हूं, लेकिन अगर सुना है तो वहां यार है कोई ये भी व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है, इंस्टाग्राम की तरह ही काम करता है। ऐसा तो नहीं रहेगा कि वहां पे बहुत कुछ नजर आओगे, नहीं ना। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे मेरा मकसद होता है कि मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूँ अच्छे से पढ़ाता हूँ। पढ़ाना 3 घंटे में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या फायदा, ठीक है। मैंने कहा था ना, एक साधे सब साधे सब जाए, ये बात होती है कहानी, यही बात है, ठीक है। आ जाते तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर मैं बात करता हूँ रो की बात करता हूँ, रो समझते हो ना, रो। अगर रो बराबर क्या हो गया, P into A जो है, अब मान लो इसको यहाँ रख दो, बाकी सब इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, R into A अपॉन में L। बात समझ रहे हो? एक बात ध्यान सुनना, R किसके लिए है बेटा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, R बराबर है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी और इसका यूनिट होती है ओम। क्या होता है, ओम, ठीक है। तो एक तरीके से क्या कहा जाए, ए बराबर क्या हो गया बेटा, ए बराबर का मतलब क्या हो गया, ए जो है एक तरीके से ये एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर हो गया। ए स्टैंड्स फॉर एरिया। एरिया जो है एक तरीके से क्या है आपका, ये जो है आपका क्या है, ये मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा, तो एक तरह से मीटर स्क्वायर, यानी मीटर, ठीक है, ये ऐसे मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया होगा मीटर स्क्वायर। अच्छा एल क्या है, एल लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। अब आ जाओ, क्या मुझे इसका यूनिट निकाल के बता दोगे, क्या इसका यूनिट को निकाल के बता सकते हो, क्या इसकी यूनिट निकाल के बता सकते हो, कैसे निकाल के बताओ, देखो ये देखो, अगर मैं कहूं इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या हो गया, ये आर के लिए ओम लिखोगे आप, ठीक है, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर आया ना, ठीक है, और एल के लिए मीटर। बात समझ रहे हो आप? अगर अभी भी नहीं समझ आया तो इसको थोड़ा सा और मैं वाइडली वो कर लेता हूं, क्योंकि मेरा काम है टाइम खींचना, आपको पता है। ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर को m into m लिख सकता हूं, है ना, अपॉन में m लिख सकता हूं, m से m कैंसिल कर दूंगा, एक m रह जाएगा। तो बताओ जरा इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, ओम मीटर। क्या निकल के आई, ओम into मीटर, ओम मीटर, है ना।
ये बात समझ आ रहा है अच्छे से? बहुत बढ़िया, कर लीजिए इसको। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे हमने ये सब देख लिया। तो ये वाला जो है आपको समझ आ गया है, ओम मीटर वाला। इसमें आपको क्या है, अब पूछेगा कि भैया एक बात बताओ रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ओम मीटर। तो ये आपका आंसर होना चाहिए कि भैया ओम मीटर जो है वो रेजिस्टिविटी का क्या है, इस तरीके से यूनिट है। आया ना? कोई दिक्कत किसी को? बहुत अच्छा। दूसरी चीज आप देखते हैं आगे थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया जो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो ओम मीटर होती है। अब दूसरी बात, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्या है, वो एक तरीके से आपको बोलेगा कि एक सर्टेन लेंथ का मतलब एल लेंथ की वायर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। अब इस वायर को मैंने क्या किया, 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना n टाइम्स मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने n टाइम्स बढ़ा दिया। n टाइम्स मतलब लेंथ जो है मैंने n टाइम्स क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और एरिया क्या कर दिया, एरिया मैंने जितने टाइम्स मैं लेंथ इंक्रीज करूंगा ना, एरिया उतने टाइम्स से क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू सपोज करो n की वैल्यू अगर 2 रखता हूं, मींस टू से कि अगर मैंने लेंथ जो है वो 2 गुना कर दिया है पहले वाले लेंथ की तुलना में, तो अब जो ये नया लेंथ आएगा ना वो होगा 2 into l, यानी कि पुराने वाले का मतलब 2 गुना। तो दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं यहां पे कि जो वॉल्यूम होगा, और जैसे यहां पे 2 वायर लिए हैं, ये पहले वायर का ये ऐसा था, अब जो मैंने इसको रिकास्ट कर दिया मतलब इसको मेल्ट कर दिया। जब मेल्ट कर दिया तो क्या होगा, इसकी लंबाई तो बढ़ गई लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो घट गया। तो ये तो आपको पता ही है। दूसरी चीज है, तो मैं कहता हूं कि जो पुराना वायर था उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, और आपको पता है कि जब भी किसी रेजिस्टेंस में चेंज तो आता है जब क्या करते हैं उसके छेड़छाड़ करते हैं किसी चीज में, तो जब हम चेंज करते हैं उसके लेंथ में या फिर हम उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में टेंपरेचर, तो बेसिकली यहां पे अगर मैं लेंथ चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्रॉस सेक्शन एरिया तो बदल ही जाएगा। तो अगर ये बदलेगा तो जाहिर सी बात है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, पहले जो वॉल्यूम था वो एरिया इनटू लेंथ था, अब जो नया वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा, अगर मैंने लेंथ को बढ़ा दिया n टाइम्स, सपोज करो मैंने लेंथ को बढ़ाया n टाइम्स, तो क्या हो गया, नया लेंथ क्या हो गया, n इनटू l। अगर मैं एरिया जो होगा, जैसे n टाइम्स अगर लेंथ बढ़ा तो एरिया उतने से ही डिवाइड हो जाएगा, मतलब इतने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी बात, यहां से अगर मैं कहता हूं कि पहले वाले की रेजिस्टिविटी क्या होगी, R1 मान लीजिए, पहले वाले की रेजिस्टिविटी R1 हो गया, तो ρ इनटू l अपॉन में a, इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। दूसरी चीज है बेटा R2 मतलब क्या हो गया, यानी कि ρ इनटू में n इनटू में l। अब ये n इनटू l और ये भाई ये कहां से कर दिया भाई, तो इसका एक ही चीज है कि आप यहां पे देखिए जो नया लेंथ है वो क्या हो गया था, n इनटू l हो गया था, और जो नया एरिया हो गया था वो a by n हो गया था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने आपको a की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी है, l की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। जो नया लेंथ जो जितना टाइम्स लेंथ बढ़ा, जैसे n टाइम्स बढ़ेगा तो मैंने क्या किया, n इनटू l कर दिया, और एरिया में भी कितने से रिड्यूस होगा, n टाइम्स से एरिया में रिड्यूस होगा, तो a अपॉन में n कर दिया। अब कुछ करना नहीं है, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के लिए मैंने क्या कर दिया, हमने जो R2 जो है, ये देखो ये R2 है, इस R2 को मैंने क्या कर दिया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, P into n into l into n अपॉन में a, यानी कि टोटल कुल मिला के क्या रहने वाला है, रो इनटू में n स्क्वायर इनटू में l अपॉन में a। ठीक है, मैंने P कह दिया था, आप मत कहना, वैसे जनरली P जैसा लगता है लेकिन ये रो है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका, ये R1 है, अब ये R2 है, तो R1 और R2 को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया भैया, डिवाइड। क्यों डिवाइड किया, तभी तो मैं रिलेशन निकाल पाऊंगा, एक जो है कंबाइंड यूनिट निकाल पाऊंगा इसकी। तो मैं क्या करता हूं, इसको R1 अपॉन में R2, तो ये दोनों को डिवाइड करता हूं, तो दोनों को डिवाइड करने में क्या आएगा, a से a कट जाएगा, आप उसी रख लेना, आप यहां पे a से a कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, l से l कट जाएगा, बच जाएगा 1 अपॉन में n स्क्वायर। तो R1 अपॉन में R2 क्या हो गया, 1 अपॉन में n स्क्वायर, R2 बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इनटू R1। भाई साहब इस फॉर्मूले का यूज जो है मैं आपको बताऊंगा। सपोज करो कोई वायर है, उसको पहले उसकी लेंथ कितनी थी, उसकी लेंथ थी, मतलब मान लो लेंथ नहीं पता, पहले अगर देखा जाए लेंथ हमें नहीं पता पहले कितनी थी, लेकिन उसका रेजिस्टेंस हमें पता था। ठीक है, मान लो रेजिस्टेंस हमें दिया था, पहले जो वायर था, सपोज करो इसी वायर की बात करते हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस जो था वो 10 ओम था, जब एरिया हमने ऐसा था ओरिजिनली जो एरिया और लेंथ ऐसा लिया था, तो उसका जो रेजिस्टेंस था वो 10 ओम का था।
लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इसका लेंथ अब 2 गुना बढ़ा दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, लेंथ जो है 2 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब नया जो एल डैश होगा वो क्या हो गया, 2l हो गया ना भैया, पहले वाले का 2 गुना, ठीक है, यानी 2l हो जाएगा ना, है ना, 2l, पहले अगर l था तो अब क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अगर फिर 2l हुआ तो अब मैं पूछूंगा तो भैया रेजिस्टेंस भी बदलेगा, तो अब मैं पूछूंगा रेजिस्टेंस कितना है हमारा, तो आप क्या कहोगे, आपके पास इसका आंसर होगा भैया ये वाला तरीका आपने जो बताया ये फॉलो करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बेटा आप तुरंत ही इसका आंसर वेरीफाई कर सकते हो विद इन अ सेकंड, तो आपको तो कैसा लगेगा, यह बहुत अच्छा लगेगा, ये तो खुशी की बात होगी, हम सबसे आगे रहेंगे। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि भैया आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना, इस वायर को 10 ओम है, 10 ओम इसका पहले का रेजिस्टेंस है, तो ये R2 यानी कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा, N स्क्वायर इनटू R, ये N स्क्वायर का मतलब क्या है, कितने टाइम्स मैंने वायर को बढ़ाया है, 2 टाइम्स, तो मैंने कहा कि ये 2 टाइम्स बढ़ाया है, अच्छा, तो 2 टाइम्स का 2 का स्क्वायर, N की जगह 2 रखो, उसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, पुराना R1, ये पुराना रेजिस्टेंस होता है R1 पुराना रेजिस्टेंस है, तो कितना पुराना रेजिस्टेंस 10 होगा, तो भैया 4 into 10 कितना हो गया 40, यानी कि नया रेजिस्टेंस अगर लेंथ को डबल कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा 40 हो। तो इस तरह की चीजों को हम आराम से कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो जनरली ये आपका पूरा डेरिवेशन था, आगे वाली क्लास में फिर मैं बताऊंगा कि इसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल का क्या हिसाब किताब रहता है भैया, सीरीज का क्या एडवांटेज है, यानी कि हम सर्किट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस